तुल प्रताप सिंह जेनजी को उकसाएंगे क्या नेपाल वाली आग लगाएंगे? यह सवाल तब सुलगने लगा जब चुनाव आयोग और सरकार पर वोट चोरी के आरोप लगाने वाले और लगा रहे राहुल गांधी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश के जेनजी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। राहुल गांधी के इस पोस्ट पर बीजेपी भड़क गई है। राहुल पर देश को गृह युद्ध में झोंकने की साजिश रचने के आरोप मढ़ने लगी बीजेपी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तो यहां तक कह दिया कि राहुल गांधी दरअसल अर्बन नक्सल बनना चाहते हैं या उस राह पर चल पड़े हैं। लेकिन भारत कभी भी अर्बन नक्सल को स्वीकार ना तो पहले कर पाया है और अब आगे करेगा। हालांकि कांग्रेस राहुल गांधी के पोस्ट को सही ठहरा रही है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि राहुल के पोस्ट में ऐसा कुछ गलत नहीं है। हालांकि सियासत के बीच में सवाल है कि आखिर राहुल गांधी ने जेनजी वाला पोस्ट क्यों किया? क्या नेपाल की तरह राहुल देश के जेनजी को उकसाने का काम कर रहे हैं, भड़काने का काम कर रहे हैं? क्या राहुल नेपाल की तरह ही नफरत की आग लगाना चाहते हैं? ये बहुत सारे सवाल हैं जिस पर सियासत हो रही, लेकिन हकीकत क्या है इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, ऑपोजिशन के वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, दलित वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, आदिवासी हो रहे हैं, माइनॉरिटी वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, ओबीसी वोटर्स डिलीट हो रहे हैं। मगर जब डिलीट होते हैं ऑपोजिशन के ही होते हैं। सॉफ्टवेयर से यह काम किया जा रहा है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कह रहा है पहला नाम निकालो और इसका प्रयोग करके डिलीट करो। यह सबूत कि ज्ञानेश कुमार जी वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं और यह ब्लैक एंड व्हाइट सबूत है। वोट चोरी का आरोप लगाकर चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल उठाकर मुख्य चुनाव आयुक्त को सवालों के कटघरे में खड़ा कर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक ऐसा पोस्ट किया जिसने सियासी गलियारे का तापमान चढ़ा दिया। राजनीतिक गलियारा तब तपने लगा जब लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश की जेनजी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। राहुल गांधी के इस पोस्ट को लेकर कई सवाल सुलगने लगे। सवाल खड़े हुए, क्या जेनजी ने जो नेपाल में किया वैसे ही हालत राहुल भारत में पैदा करना चाहते हैं? क्या युवाओं को हिंसा के लिए उकसा रहे हैं? क्या वोट चोरी के नाम पर नफरत की आग जलाना चाहते हैं? क्या भारत का माहौल खराब करना चाहते हैं? यह सवाल इसलिए क्योंकि नेपाल में सत्ता के खिलाफ हिंसा की आग जेनजी ने जलाई थी और जब राहुल गांधी ने वोट चोरी के मुद्दे पर जेनजी का जिक्र किया तो बीजेपी भड़क उठी। राहुल गांधी पर गंभीर आरोप मढ़ने लगी। राहुल गांधी फ्रस्ट्रेशन में है, हताशा में, और मैंने पहले भी कहा था ये नकल सब कभी मोदी जी का नकल करेंगे, कभी जैन जेड की बात करेंगे। ये अर्बन नक्सल बनना चाहते हैं। भारत में अर्बन नक्सल राहुल गांधी ऑलरेडी उसी रूप में अपने को एक्ट कर रहे हैं। भारत कभी राहुल गांधी जैसे अर्बन नक्सल को नहीं स्वीकारेगा। देश के युवा, देश के स्टूडेंट, देश की जेनजी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। यही तो कहा है ना। तो वो तो कह रहे हैं कि देश के संविधान पे जो खतरा आएगा, लोकतंत्र पे जो खतरा आएगा, वोट चोरी से आएगा। वोट चोरी अगर होगी तो लोगों का विश्वास लोकतंत्र से हटेगा। राहुल गांधी के जेनजी वाले पोस्ट को कांग्रेस के नेताओं ने सही ठहराया। वोट चोरी के मुद्दे पर राहुल के सुर में सुर मिलाया। लेकिन यह पहली दफा नहीं है जब किसी नेता ने वोट चोरी के मुद्दे पर जेनजी का जिक्र किया हो। इससे पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी नेपाल हिंसा की बातें कर कहा था कि वोट चोरी होती रही तो भारत में भी जनता सड़कों पर दिखाई देगी। इसी तरह की वोट की डकैती होगी तो हो सकता है जो आसपास के देशों में जनता सड़कों पे दिखाई दी, हो सकता है जनता भी सड़क पर दिखाई दे। अखिलेश यादव के बाद अब राहुल गांधी ने भी ऐसी ही बातें कही जिस पर सियासी घमासान तेज हो गया है।
बीजेपी दाना पानी लेकर कांग्रेस पर चढ़ गई। कांग्रेस नेता पर बेहद गंभीर आरोप मढ़ने लगी। राहुल गांधी से ज्यादा घटिया मानसिकता का लीडर ऑफ द अपोजिशन न इस देश में हुआ है न इस देश में होगा, और वो सोरोस फाउंडेशन के साथ मिलकर केवल देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं और इस तरह का माहौल पैदा करना चाहते हैं जिससे कि देश जो है बर्बादी के कगार पर चला जाए। और जो 1947 में नेहरू जी केवल इस देश का जो है 2 विभाजन कर पाए, 2 टुकड़े कर पाए, इस देश को और कैसे 10 टुकड़ों में विभक्त करना है, ये उनका मेन टारगेट। यादव जी एक नेता हैं, बड़े जानकार हैं, बहुत बड़े। राहुल गांधी एक बहुत बड़ा जानकार है। उनकी फैमिली को देखो आप, तो कितनी कुर्बानियां उनकी हैं। अगर उन्होंने ये कहा तो प्रधानमंत्री जी को इस बात को सीरियस लेना चाहिए और ऐसा ना हो, ऐसा कदम उठाने की कोशिश करना चाहिए। तो राहुल गांधी और अखिलेश के बयान पर सियासी घमासान छिड़ा है। आरोपों के बाण दोनों ओर से चल रहे हैं, लेकिन सियासत के बीच सवाल है, जो नेपाल में हुआ, क्या राहुल चाहते हैं कि भारत भी उसी राह पर चल पड़े? क्या वैसे ही आग लगे? क्या वैसे ही देश जले? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। चलिए, हमारे साथ कुछ खास मेहमानों से मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। आकाश यादव हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ। बहुत स्वागत है आकाश आपका। और प्रोफेसर कन्हैया त्रिपाठी हैं हमारे साथ, पॉलिटिकल एनालिस्ट। बहुत स्वागत है प्रोफेसर कन्हैया आपका। आकाश, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं। राहुल जो बयान दे रहे हैं, जो लिख रहे हैं, उसका क्या मतलब है? कल जब वो अपना प्रेजेंटेशन दे रहे थे तब उन्होंने कहा कि लोकतंत्र बचाने की जिम्मेदारी उनकी नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि जेनजी जिम्मेदारी निभाएंगे, संविधान भी बचाएंगे, लोकतंत्र भी बचाएंगे। ये नेपाल में जो हुआ वो भारत में करवाएंगे, क्योंकि नेपाल में किसी पॉलिटिकल पार्टी के वजह से जेनजी या युवा सड़क पर नहीं उतरे थे। वो तो पॉलिटिकल पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ उतरे थे। भारत में पॉलिटिकल पार्टी के नेता उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता नहीं, नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूं कि आप भारत में भी जेनजी ही भूमिका निभाएंगे। मतलब क्या है? देखिए, राहुल गांधी का जेनजी के लिए अपील करना इस देश के युवा और इस देश के स्टूडेंट को उकसाने के रूप में देखा नहीं जाना चाहिए, बल्कि उनको सशक्त करने के रूप में देखा जाना चाहिए। देखिए, आज क्या हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है इस देश का युवा, इस देश का स्टूडेंट? 40% आबादी जब युवाओं की इस देश में है, तो इस देश के ऊपर जब लोकतंत्र पे खतरा हो रहा है, आदरणीय राहुल गांधी इस देश के अंदर जिस तरीके की वोट चोरी हो रही है, लोकतंत्र पे आज आक्रमण हो रहा है, पूरे इंस्टीट्यूशन को आज जिस तरीके से गुलाम बना दिया गया है, तो आज उस देश के युवाओं को अगर अपील कर रहे हैं तो उकसाना कैसा? इस देश का युवा इस देश के लोकतंत्र को बचाने में शामिल नहीं होगा तो कौन होगा? और इस देश का विरोधी पक्ष नेता एलओपी का यह दायित्व है कि वो अपील करे इस देश के किसानों को, इस देश के युवाओं को, इस देश के हर उस वर्ग को जो लोकतंत्र पे विश्वास करता है और लोकतंत्र को बचाना चाहता है। प्रोफेसर कन्हैया, बहुत कम शब्दों में आकाश जी ने बहुत अच्छी बात कह दी कि राहुल गांधी का जो पोस्ट है या जो उनका बयान है या फिर उनकी जो अपील है, उसको उकसाने से ना जोड़ा जाए, क्योंकि हम युवाओं को देश से अलग नहीं कर सकते। किसने किया युवाओं को देश से अलग? भाई, युवा तब भी हिस्सा थे, आज भी हिस्सा है, आगे भी हिस्सा रहेंगे। लोकतंत्र में उनकी बड़ी भूमिका होती है, चुनाव में उनका अहम रोल होता है, वोट में भी उनका अहम रोल होता है। लेकिन जेनजी वाली जो नेपाल वाली कहानी है, वहां पर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अपील नहीं की थी। संगठन हो सकते हैं, कुछ हिडन और लोग हो सकते हैं, लेकिन सक्रिय राजनीति करने वाली वो पार्टी जो सत्ता में बैठी थी या वो विपक्ष में बैठी थी, उन सबके खिलाफ आक्रोश था जेनजी का। तभी वहां का हमने हश्र देखा, नजारा देखा। वहां पर उसको मैं अच्छा नहीं ठहराता किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए, किसी भी व्यवस्था के लिए, किस तरीके से किसी का कत्लेआम हो जाए या फिर मौत के घाट उतार दिया जाए, उनसे मारपीट की जाए। लेकिन जो हुआ वो हमने देखा। क्या उस तरह की अपील करना भड़काने जैसा नहीं है या महज अपील है? देखिए, कि राजनीतिक खतरा जो है वो तो दिखाई दे रहा है साफ साफ। क्योंकि अगर मान लीजिए कि आज हम जिस जेनजी की बात कर रहे हैं, जिसके तरफ हम बढ़ना चाहते हैं, वो कभी भी किसी भी तरीके से संविधान के लिए और लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि ये जो जेनजी का जो मैटर है अतुल जी, इसमें समस्या एक आ रही है कि व्यापक पैमाने पर हिंसा, आगजनी और यहाँ तक कि लोग व्यक्ति को भी जला दिए हैं। तो मैं तो कभी भी इसके पक्ष में नहीं हूँ कि किसी तरीके की हिंसा हो। युवाओं को लेकर के अगर मान लीजिए बार बार ये कहा जाएगा तो उनके भीतर एक तरीके का इस तरीके की बातें आ सकती हैं और ये बातें ठीक नहीं होंगी कि हम किसी तरीके से बच्चों को इस तरीके की चीज़ों को इस तरीके की चीज़ें परोसें। क्योंकि राहुल गांधी जी एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं और लोकतंत्र के लिए और संविधान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं।
मैं उनकी हर एक लड़ाई का स्वागत करता हूँ। वो ठीक है, लोकतांत्रिक तरीके से, अहिंसक तरीके से गांधी जी ने हमारे यहाँ बहुत बड़ी बड़ी लड़ाई लड़ी और अंग्रेजों को उन्होंने वापस किया, और ये बात ठीक है। इस तरीके के मान लीजिए कि जो जो युवा को लेकर के इनका जो मंतव्य बना हुआ है, ये ठीक नहीं है। क्योंकि युवा को अगर मान लीजिए बार बार उकसाया जाएगा, तो हो सकता है कि हिंसा और आगजनी में ये सब चीज़ें फैल जाएं। तो इसको जरूर हम चलिए, कुछ तकनीकी खामियां, कन्हैया साहब की आवाज नहीं आ पा रही है, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास। रंजन जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं। रंजन जी, जो बात प्रोफेसर कन्हैया कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उकसाना, जिसको आकाश जी कह रहे हैं कि उकसाना हम नहीं कह सकते, राहुल गांधी की जेनजी के प्रति अपील या ये पोस्ट उकसाने जैसी ही है या नहीं है? और अगर युवाओं को लेकर जो हमने नेपाल में देखा, और खुद प्रोफेसर कन्हैया कह रहे हैं कि उनके मन में ऐसी बातें आ सकती हैं, वो इस कदर उकसाए जा सकते हैं या भड़क सकते हैं कि वो जो नेपाल में हुआ वैसा भी कर सकते हैं, तो इससे तो मुझे लगता है कि शायद उकसाना ही कहेंगे। अतुल जी, आज ही दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र का चुनाव का रिजल्ट आया है, और राहुल गांधी जी ने कहा है और जो रिजल्ट आया है उसकी तुलना कर ली। अलग बात है कि एनएसयूआई इस रिजल्ट को भी बोल रही कि वोट चोरी हुआ है, तो लेकिन रिजल्ट आपके सामने में है, और उपाध्यक्ष का पद जो एनएसयूआई जीती है वो सबसे ज्यादा वोट पाने वाले व्यक्ति है। तो आप एक तरफ वोट चोरी बोल रहे हो, सबसे ज्यादा वोट भी आपके ही कैंडिडेट पाया, तो बात इधर है, ये आपको समझ में आ गया। दूसरी बात है कि जो राहुल गांधी ने जो पोस्ट किया है ट्विटर पे, कल एक्स पे, जो कल शाम में, उसमें बहुत लोगों की मनोभावना इस तरह की है, जो वोट से नहीं जीत पा रहे हैं, वो चाह रहे हैं कुछ ऐसा आंदोलन हो जाए। और इसीलिए देखते होंगे पिछले दिनों जब किसान आंदोलन हुआ या जब सीए वाला आंदोलन था, तो कई लोग हैं जो उसमें सीएम व्यक्ति आपको हर जगह दिख लगे, उनके लिए शब्द का उपयोग भी प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। तो ऐसे तत्व हैं जो लगे हुए हैं कि देश में कुछ बवाल बन जाए, उससे मोदी सरकार को बदनाम किया जा सके। लेकिन हमारा लोकतंत्र ऐसा है नहीं। इतने साल, 70 साल आप देख लीजिए, कभी भारत में इस तरह की घटनाएं नहीं घटी है। एक इमरजेंसी भी हुआ, उसके बाद भी जो सरकार बनी वो डेमोक्रेसी के तहत ही हुआ, तो यहाँ चुनाव ही होगा। और नेपाल में जो हालात हुए हैं उनको देख के जो खुश हो रहे हैं, उनको देखना पड़ेगा कि नेपाल कितना दशक पीछे चला गया है। मंत्री के बैठने की जगह नहीं है, पुलिस में थाना नहीं है, प्रधानमंत्री जो है सो गुहार लगा रही है, जो लोग आंदोलन कर रहे थे वो भी अब पछता रहे हैं, नेपाल की जनता पछता रही है। तो ऐसे क्यों कोई देखना चाह रहा है कि भारत में हो? मुझे तो उसके बुद्धि पर तरस आती है। नहीं, अगर तरस आती है तो मैं चाहूंगा थोड़ा सा इसका विश्लेषण आप करें सर, क्योंकि आज जिस वक्त हम ये चर्चा कर रहे हैं उसी वक्त आपने एक उदाहरण दिया कि दूसरों में चुनाव होता है, वहां के परिणाम आते हैं, किसके किसके पक्ष में क्या गया, और जो एक एनएसयूआई से जीतता है वो कितने ज्यादा वोटों से जीतता भी, अंतर क्या रहता है वोटों का। उस वक्त में भारत में जेनजी या फिर जेनजी को भड़काने या उकसाने जैसा कोई पोस्ट जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, या फिर उनसे अपील, हम दोनों बातें कहेंगे, उकसाने वाली बात या अपील जैसी बात, क्या मैं जानना चाहता हूं कि भारत में ऐसी परिस्थिति है क्या? वाकई भारत में यह परिस्थिति आ गई है कि उकसाना पड़े, अपील करना पड़े, क्योंकि यहां पर कोई भी संस्था काम नहीं कर रही या ईमानदारी से काम नहीं कर रही? देखिए अतुल जी, नेपाल की जितनी जनसंख्या है उतना तो हमारे यहाँ डेली भारतीय रेल में लोग सफर करते हैं, तो इसलिए नेपाल की उससे तुलना हम नहीं कर सकते हैं। और नेपाल, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। वहां पे पहले राजतंत्र था, डेमोक्रेसी हुई, वामपंथ घुसा, चीन का दखल हुआ, अमेरिका का दखल हुआ, तो नेपाल की स्थिति अलग है। अब देखिए कि जिन बच्चों ने आंदोलन स्टार्ट किया था उनके हाथ से भी निकल गया था, लोग लूटपाट किए, महिलाओं के साथ हिंसा वहां हुई। तो भारत का लोकतंत्र बहुत मजबूत है। हम अलग अलग राज्य में आप देख लीजिए, कल्चर हमारा अलग है, फिर भी डेमोक्रेसी हमारा मजबूत है। अगर बीजेपी नॉर्थ में इधर जीत रही है तो साउथ में तो तमिलनाडु में तो बीजेपी का संघर्ष ही कर रही है, कि कर्नाटका में बीजेपी है, तेलंगाना में है, बाकी केरला में भी बीजेपी कम मजबूत नहीं है। तो उसके बावजूद भी एक केंद्र की सरकार है जो उन स्टेट की भी देखभाल करती है। आपने कभी देखा कि नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु की अवहेलना की या केरला की? मैं तो देखता हूँ सबसे ज्यादा
तमिलनाडु के लिए लगे लगे हुए हैं। तो हमारे यहाँ कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी स्टेट को छोड़ देगा, भले वो जीत के बनारस का है, रहने वाले गुजरात के हों, इनको सब जगह देखना पड़ेगा। और मैं लगातार बिहार में हूँ, बिहार का चुनाव कवर कर रहा हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि आरजेडी को ये इश्यू पसंद नहीं आ रहा है। भले आरजेडी की प्रवक्ता टेलीविजन पे आकर राहुल गांधी की बात करें, लेकिन आप देख लीजिए तेजस्वी यादव यात्रा कर रहे हैं, वो तो कभी भी वोट चोरी की और इसकी बात नहीं कर रहे हैं, वो लिखाई पढ़ाई कमाई की बात कर रहे हैं। तो राहुल गांधी होती है, वो जिस बात को करते हैं राफेल आपको याद होगा, राफेल की चर्चा नहीं करते हैं, वो मणिपुर की बार बार चर्चा करते हैं, और अब बोलते हैं कि नहीं मणिपुर पुराना हो गया, अब वोट चोरी का मुद्दा है। और कांग्रेस को पता नहीं, उनके एक से समझदार नेता है, उनको मालूम करना चाहिए वोट चोरी का मुद्दा बिहार में पूरा घूम लिए, कहीं पे नहीं चिपका है। आप किसी से बात कीजिएगा तो आपको लोग बता देगा कि वोट चोरी का मुद्दा बिहार में, तो बिहार में ठीक बात, वहां पे मुद्दा नहीं हुआ। मैं यही जानना चाह रहा था कि बिहार में या फिर देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग क्षेत्र पार्टियों के साथ भी अगर कांग्रेस मिलकर जाती है, तो क्या उनकी बात से, राहुल गांधी की बात से, वही नेता जो उनके समर्थक हैं या उनके साथ सत्ता में आना चाहते हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, मुद्दे उठा रहे हैं, वो क्या इस बात का समर्थन करते हैं? और भारत में क्या ऐसी परिस्थिति है जिसकी तुलना हम नेपाल से कर दें, श्रीलंका से कर दें? और ताजा उदाहरण अगर नेपाल का है, तो नेपाल में जेनजी वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की वजह से मोबिलाइज नहीं हुए थे, और बाद में मोबिलाइज होने के बाद भी हमने देखा कि क्या हश्र था। इसीलिए मैंने कोट करके सवाल पूछा कि जो वहां हुआ उसको हम सराह नहीं सकते, उसकी निंदा ही होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति के साथ जो वहां घटित हुआ, किसी को जलाया गया, मारा गया, उसके साथ उसकी जान गई, या जेनजी जिन पर गोलियां चली उनकी मौत हुई, उनकी हत्या हो गई, या जो भी कह सकते हैं, वो सब कुछ ठीक नहीं था किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए। फिर हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में नहीं है। बहरहाल आलोक वत्स भाई हमारे साथ आकाश यादव हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने क्या गलत कहा। वो कह रहे हैं कि हाँ, देश की लड़ाई युवा लड़ेगा, क्या युवाओं को हम देश की लड़ाई में शामिल नहीं करना चाहते? उन्हीं को राहुल गांधी जेनजी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम अपील कर रहे हैं, राहुल गांधी अपील कर रहे हैं कि जेनजी ही लड़ाई लड़ेंगे देश की, और अगर देश में कुछ गलत हो रहा तो वो उस लड़ाई से मुक्ति दिलाएंगे। सही है उनका पोस्ट या उकसाने वाला है? ये प्रश्न आपने मुझसे किया है? हाँ, वत्स साहब आपसे ही किया है। देखिए अतुल जी, जो नेपाल में हुआ, ये जो बांग्लादेश में हुआ, या जो उससे कुछ वर्ष पूर्व श्रीलंका में हुआ, वैसी परिस्थिति और वैसी मनोस्थिति यहाँ के जनता की और यहाँ के जेनजी की नहीं है। नेपाल में भी करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा था, और बांग्लादेश में भी कमोबेश यही एक बहुत बड़ा मुद्दा था। और यह सच्चाई है कि इन दोनों जगह चरम सीमा पर चला गया था घुसखोरी, अनैतिक कमाई, जिसके कारण वहां की व्यवस्थाएं लड़खड़ा गई थी। और जो नेपाल में जेनजी का मामला हुआ, वो जो बच्चों पर गोलियां चली, उसने उसको और हवा दे दी। राहुल गांधी जी बराबर पिछले कुछ वर्षों से अपने इलीगल एडवाइजर से, मैं कहूंगा, कुछ ऐसी बात वो उनको समझा देते हैं कि ये बात का अगर आप प्रचार कर दीजिए तो आपकी जीत सुनिश्चित है। पहले उन्होंने राफेल के मामले में कहा, घूम घूम कर पूरे भारत में चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। उसके बाद उन्होंने उनकी सूट बूट की आलोचना करनी चालू कर दी, अपने फटे कुर्ते दिखाने लग गए थे कि 12 लाख का सूट पहनते हैं प्रधानमंत्री जी, मेरा कुर्ता देखो फटा हुआ है। उसके बाद उन्होंने एक नैरेटिव गढ़ा, नरेंद्र यू सरेंडर। उसके बाद अब नया पर उन्होंने पकड़ाया कि गद्दी चोर, वोट चोर, गद्दी चोर। ये सब बातें जनता की जहन में एक मस्करे के तौर पे ली गई, लोग हंस के टाल दिए। राफेल में इनको माफी मांगना पड़ा। मैं अभी बिहार के दौरे पे हूं,
सही मानिए अतुल जी, मैं 4-5 डिस्ट्रिक्ट में कवर किया हूं, विभिन्न कॉन्क्लेवों में एज ए गेस्ट स्पीकर बोला हूं। एक व्यक्ति मुझे नहीं मिला जिसने मुझसे कहा हो कि ये SIR कोई मुद्दा है। यहां बिहार के लोग जागरूक होते हैं, राजनीतिक तौर पर यह पूरा देश जानता है। वत्स साहब बिल्कुल सही कहा आपने। मेरा एक बहुत छोटा सा सवाल है, उसके बाद मैं प्रोफेसर कन्हैया आपके पास आऊंगा। एक ब्रेकिंग खबर भी मुझे पढ़नी है, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा सवाल कि क्या ये उकसाने वाला नहीं है? क्योंकि अगर ये उकसाने वाला है तो सरकार में आप हैं, आपको देखना होगा कि कहीं वाकई कोई उकसा न दे, या भारत का युवा, भारत की जनता, आप जैसा कह रहे हैं कि जेनजी से उनकी तुलना फिलहाल तो नहीं हो सकती और ना ही उन्हें उकसाया जा सकता, उनकी समझ पर कोई सवाल नहीं खड़े कर सकता। बोले हैं, मैं इनसे पूरी तरीके से सहमत नहीं हूं। वत्स साहब पहले आपसे सवाल, हाँ प्रोफेसर का नहीं आऊंगा मैं। वत्स साहब, क्या ये उकसाने वाली बात नहीं है? और उकसाने वाली जैसा है कुछ तो इसको बहुत हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि देश में आपको व्यवस्था भी संभालनी। राहुल गांधी ने विभिन्न चक्र चले, वो इनका कामयाब नहीं हुआ। हताशा और निराशा में अब ये अस्त्र चल रहे हैं। बिल्कुल उकसाने वाली बात है, लेकिन ये भी अस्त्र इनका फेल हो जाएगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। ठीक बात है। वत्स साहब हमारे साथ आप बने रहिए। प्रोफेसर कन्हैया, मैं आपके पास बीच में एक बड़ी खबर आ रही है। देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी के बयान पर या उनके पोस्ट पर अब साधा है निशाना। राहुल गांधी का जो दिमाग है वो ही चोरी हो गया, ये कह रहे हैं देवेंद्र फडणवीस। राहुल अर्बन नक्सल वाली भाषा बोलने लगे हैं। इसके पहले भी हमने आपको बताया, बड़ी खबर। और फिलहाल एक बार फिर से फडणवीस ने निशाना साधा है कि राहुल गांधी का दिमाग पहले तो चोरी हो गया है और वो अर्बन नक्सल वाली भाषा बोल रहे हैं। भारत के जेनजी संविधान में पूरी तरह से विश्वास रखते हैं। उनको आप नेपाल के जेनजी, श्रीलंका के जेनजी तुलना नहीं कर सकते, उनकी समझ पर कोई सवाल नहीं खड़े कर सकता। राहुल गांधी का लेकिन दिमाग चोरी हो गया, ये देवेंद्र फडणवीस बड़ा बयान दे रहे, पलटवार कर रहे राहुल के पोस्ट पर। कहा है कि वोट चोरी का मामला नहीं है, राहुल गांधी जी का दिमाग चोरी हो गया है। और जब दिमाग चोरी हो जाता है तो इसी प्रकार की बातें लोग कहते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि इनको देश के संविधान के प्रति कोई आस्था नहीं है। देश के संविधान ने तैयार की हुई सारी व्यवस्थाओं को ये नकारते हैं। अब तो उन्होंने अपने अर्बन माओइस्ट होने का सबूत ही दे दिया। अर्बन माओइस्टों वाली भाषा वो कर रहे हैं कि जेनजी ने आकर संवैधानिक सरकार को उलट देना चाहिए। इस प्रकार की बात जब कोई करता है तो इससे अलग बात अर्बन माओइस्ट क्या करते हैं? उनके सारे जो लोग एडवाइस देते हैं, सारे एडवाइजर उनके ये अर्बन माओइस्ट इस प्रकार की विचारधारा के हैं। लेकिन इस भारत की जेनजी जो है ये भारत के संविधान में विश्वास रखती है। इस भारत की जेनजी जो है ये एक प्रकार से स्टार्टअप की इकोसिस्टम को चलाने वाली जेनजी है। प्रोफेसर कन्हैया, इसी पर मैं कमेंट चाहूंगा कि देवेंद्र फडणवीस जो जवाब दे रहे हैं, पलटवार कर रहे हैं, उसको हम ऐसे कह सकते हैं। लेकिन जो तमाम पैनलिस्ट हैं उनका यही मानना है कि यह बयान शायद बहुत बचकाना है या फिर बड़ा घातक है, भड़काने वाला है। क्योंकि अगर जेनजी से तुलना की जाए तो नेपाल के जेनजी भ्रष्टाचार के खिलाफ, कई और मुद्दों के खिलाफ उतरे और उनके बीच में आकर बहुत सारे लोगों ने अराजकता वहां पर फैलाई, वो हमने देखा। तो क्या इसको हम भड़काने वाली बात न माने, ये अपने आप में खतरनाक नहीं है? बिल्कुल, मेरा ये मानना है कि देखिए, एक तो टर्मिनोलॉजी जो यूज किया जा रही है अर्बन नक्सल, ये बहुत ही पेचीदी है और इसको किसी व्यक्ति के लिए नहीं कहना चाहिए। मेरा मानना ये है, क्योंकि अर्बन नक्सल कह देना बहुत आसान है और किसी को चोर कह देना आसान है। ये सारी चीजें जब कही जाती हैं थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। एक राजनीतिक मर्यादा होती है और उसको लेकर के बातचीत करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि अभी हमारे पूर्ववक्ता जो थे रंजन जी या वत्स जी, इन्होंने कहा कि ये जेन जी जो है भारत में कुछ नहीं कर सकता है। तो मैं इस बात से पूरी तरीके से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि कब कहाँ से आग जो है बढ़ जाएगी ये पता नहीं होता है। लेकिन इस बात से मैं सहमत हूँ कि भारत का लोकतंत्र बहुत ही मजबूत है और भारत के लोकतंत्र में ये एक संघीय ढांचा है और हमारा संविधान बहुत ही मजबूत है और इसमें इस तरीके की चीजें बहुत आसानी से नहीं पनपेंगी और ना ही अपना विकराल रूप लेंगी। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद हमें ऐसे बहुत सारे मुद्दे जैसे गरीबी है, भुखमरी है
और क्लाइमेट चेंज है, इन सारे मुद्दों को लेकर के ज़्यादा बात करनी चाहिए। क्योंकि वोट मताधिकार का प्रश्न जरूर है, लेकिन वोट चोरी जो है वह लोकतंत्र के लिए केवल एक दिन के लिए काम आता है, मेरे समझ में यही आता है। क्योंकि 5 साल काम करना होता है पक्ष और विपक्ष को। तो इसके लिए हमें किस तरीके का माहौल देश में देना चाहिए, कैसे भारत को आगे ले जाना है, इस पर विचार करना चाहिए। वो चाहे राहुल गांधी जी कर रहे हो या दूसरे लोग जो आरोप लगा रहे हैं उनके ऊपर, उन सारे लोगों को इस पर सोचना जरूर चाहिए। ठीक है आकाश यादव, आपकी बात से अगर हम उस बात को आगे बढ़ाएं, सवाल सीधा है कि आपके नेता अगर इस बात को अगर ऐसे रखें कि हां भारत का युवा भारत के तमाम संवैधानिक जो व्यवस्थाएं हैं उनको मजबूत करने के लिए काम करेगा, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब वो खुद कहते हैं कि भारत का युवा जेनजी बन जाएगा, और वो भी वो वाला जो कि नेपाल में जेनजी था, हम अपने युवाओं की तुलना वैसे नहीं कर सकते। हो सकता है कि वहां की परिस्थितियां ऐसी हों, वहां के लोगों का गुस्सा अलग हो, उन लोगों को माध्यम बनाया हो, लेकिन क्या आप चाहते हैं कि हम भारत में भी युवा सड़क पर उतरे, और उतरे तो पॉलिटिकल पार्टी, उनके परिवार के लोगों, उनके दफ्तरों, उन तमाम संस्थाओं को निशाना बनाए? भ्रष्टाचार के खिलाफ भी अगर वो उतरे तो आंदोलन क्या विध्वंसक हो जाए, अहिंसक हो जाए, हिंसक हो जाए? उन दोनों चीजों को क्लब करना चाहिए। अतुल जी, सबसे पहले तो मैं देवेंद्र फडणवीस का जवाब दे दूं। देवेंद्र फडणवीस को खुद का दिमाग नहीं है, आरएसएस की नाजायज औलाद है, उससे वो मुख्यमंत्री बना बैठा है। राहुल गांधी के ऊपर उसकी लायकी नहीं है, पहले मैं स्पष्ट करता हूं। दूसरी बात, जेएनजी जो शब्द आया है, ये आज एआई डिजिटल सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से नेपाल के परिपक्ष में ना देखे, वो उसका एक माध्यम बन सकता है। आज का युवा बहुत जागरूक और सचेत है। आज का युवा किसी के पैकॉन में नहीं आता। आज हिंदुस्तान के अंदर जिस तरीके का वोट चोरी का एक मसला राहुल जी ने उठाया है, यहाँ बेरोजगारी बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ गई है, यहाँ शिक्षा क्षेत्र पूरी तरीके से निजीकरण होने की वजह से आज लोग शिक्षा नहीं पा रहे हैं। एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण पूरी तरह से खतरे में, आज इस देश का किसान खतरे में। तो हिंदुस्तान का कहीं ना कहीं जो विषय है वो उस तरीके से जा रहा है। हमारे नेता राहुल गांधी ये हमेशा से इस देश के अंदर कोरोना हो, इस देश के अंदर जीएसटी हो, इस देश के अंदर नोटबंदी हो, इसके बारे में देश को हमेशा से आगाह किया है। उसी तरीके से ये देश के लोगों को, इस सरकार को चेतावनी है, अगर आप लोग इस देश के संविधान को, इस देश के लोकतंत्र को, इस देश के इंस्टीट्यूशन को अगर तबाह करेंगे, वोट चोरी जैसी हरकत करेंगे, तो इस देश का युवा बिल्कुल इसके अंदर सहभागी होगा और उसकी लोकतंत्र की आप माध्यम बना रहे हैं युवाओं को, यही तो सवाल है ना सर। मैं तीसरी बार दोहरा रहा हूं कि नेपाल में, सर आपसे ही सवाल है, आपसे ही सवाल है। हाँ आकाश जी, आपसे ही सवाल है, उसी में ऐड कर रहा हूं। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि क्या आप वहां पर युवाओं को जिस तरीके से उकसाया गया कुछ लोगों के जरिए, वो उकसाने वाला काम कर रहे हैं? क्योंकि आप कहते हैं कि नहीं, युवाओं से हमें उम्मीद, हम अपील कर रहे हैं, तो अपील तक तो सही लगता है, लेकिन अगर उकसाना हो तो वो ठीक नहीं लगता है। क्योंकि अभी तक तो आप कह रहे थे कि नहीं, पॉलिटिकल पार्टी लड़ लेंगी, अकेले राहुल गांधी और कांग्रेस लड़ाई लड़ लेंगे, वो संविधान लोकतंत्र बचा लेंगे। अब कह रहे हैं युवाओं को आगे आना होगा। देखिए, आप डेमोक्रेसी को और संविधान की भाषा जो करता है उसको आप अर्बन नक्सल कहते हो, उसका गलत है, उसकी निंदा की प्रोफेसर कन्हैया ने, गलत उसको बोला। देखिए, आप उसका समर्थन करते हो, तो मेरा कहना क्या है, अगर किसी परिप्रेक्ष्य में इस देश के युवा को जेएनजी ने शब्द दे दिया है राहुल जी ने अपने ट्वीट में, तो इतनी आगजनी क्यों है? क्योंकि हालत इस तरीके से देश में इस सरकार के द्वारा बन गए हैं। 1 रुपए के अंदर हजारों एकड़ जमीन इस देश के कॉर्पोरेट को दी जा रही है। इस देश आकाश जी अभी बोल रहे हैं, मैं माफी चाहूंगा सर, अगर आप फोन पर हैं तो फोन काट दें प्लीज। आकाश जी अपनी बात कंप्लीट कर लेंगे। हाँ व्हाट्सएप, मेरी अपील है प्लीज आपसे, गुजारिश है। हाँ आकाश जी, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आकाश जी इसमें एक समस्या आ रही है। आकाश जी मैं एक बात आ रहा हूँ प्रोफेसर कन्हैया, आ रहा हूँ, अपनी पहले बात पूरी कर लो। जी जी कन्हैया जी, लेट मी फिनिश। मैं आपका सुनने बैठा हूं और आपका जवाब भी दूंगा। और मेरा नेता इस देश के हित के लिए बोलता है, इस देश के संविधान को बचाने के लिए बोलता है, इस देश के लोकतंत्र को बचाने को बोलता है। और इस देश का युवा क्या इस देश का नागरिक नहीं है? क्या हमें उसको अपील करना, इस देश के लोकतंत्र को सशक्त करने के लिए उसको, अगर इस देश का विरोधी पक्ष नेता जिसके 99 MP है इस देश के अंदर, वो इस देश के अंदर अपना अपील नहीं कर सकता युवाओं को? मेरा सवाल है आपसे, क्यों इस देश को नेपाल एक अलग परिप्रेक्ष्य पे, वहां पे हालात बन गए थे, हिंदुस्तान में हालात ना हो
और इस देश के मोदी जी को, इस देश के सरकार को हमारे नेता राहुल गांधी आगाह कर रहे हैं, अगर आप ये धंधे नहीं छोड़ेंगे तो इस देश का जैन जी आपको सबक सिखाएगा। ठीक है, प्रोफेसर कन्हैया कुछ कह रहे हैं आप? मेरा ये कहना है जैसे कि एक समय होता है, समय काल परिस्थिति, और ये जो समय था अभी जैन जी का जो नेपाल में मैटर हुआ या इसके पहले बांग्लादेश में हुआ, ये जो समय है ये उचित नहीं है जैन जी का नाम लेना। ठीक है, आप युवाओं को जागरूक करिए और देश के युवा जागरूक हैं, उसमें कोई शक नहीं है। डिजिटल क्रांति हमारे भारत में आ गई है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई हैं हिंदुस्तान में, और वो खुद अवेयर हैं हिंदुस्तान के युवा। उनको किसी प्रकार से अवेयर करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, सोशल मीडिया ने बहुत कुछ उनको बता दिया है। थोड़ा सा मेरा एक सबमिशन ये है कि इस समय जो परिस्थिति है, ये जो समय है, इस समय जैन जी का नाम लेकर के जो कि उपद्रवी के रूप में श्रीलंका या जो बांग्लादेश और नेपाल में उभरे हैं, उस तरीके से नाम लेकर के उनको नहीं करना। तो अपील कीजिए कि अपने धंधे छोड़ते, मोदी जी को बोलिए रोजगार दीजिए, मोदी जी को बोलिए कॉर्पोरेट को जमीनें देना बंद कीजिए। देखिए आकाश जी, मैंने इसके पहले भी कहा, सरकार को बोलिए, मैंने इसके पहले भी मैंने कहा कि देखिए अगर देखिए राहुल गांधी के कहने से कोई अराजकता नहीं आएगी, कोई भी ऐसी चीज, मेरी बात सुनिए, तो अराजकता निश्चित आएगी। अगर ऐसी कोई चीजें हैं तो मेरा ये मानना है कि इसी को भी क्लियर करना चाहिए, और राहुल गांधी जी जो अपना पक्ष रख रहे हैं उसको थोड़ा सा इस तरीके से वायलेंस की तरफ नहीं ढकेलना चाहिए। दोनों चीजें मैं कह रहा हूं, इसमें किसी तरह की आपत्ति मेरी नहीं है, दोनों की अपनी अपनी लड़ाई है। जैन जी को वायलेंस कहेंगे, जैन जी वर्ड को वायलेंस कहेंगे सर? कन्हैया जी मेरा सवाल है, जैन जी इस वर्ड को वायलेंस डिफाइन करेंगे आप? नहीं, देखिए इस समय जो परिस्थिति है उसके अनुसार में बात, डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन की बात करने वाले को अर्बन नक्सल कहती है। क्या आप जैन जी को मैंने उसको भी डिनाइल किया नहीं। आप ये कहेंगे कि जैन जी ये वर्ड मैंने पढ़ा लुईस जी के जो बयान। अच्छा आकाश जी एक सवाल मेरा है कि मान लीजिए जैसा नेपाल में हुआ और जैन जी को आप कह रहे हैं कि उसको हम ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते, जैसा प्रोफेसर कन्हैया ने कुछ कहा तो आपने उस पर आपत्ति कर दी, लेकिन भारत में कुछ ऐसा होता है और कांग्रेस में सोशल मीडिया पे पढ़ रहा था कि अगर ऐसा हुआ जैन जी वाले प्रकरण में हम देखें तो सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी, गांधी परिवार, तमाम परिवारों को झेलना पड़ेगा। अगर मैं कह रहा हूं कि अगर ऐसा हुआ, वैसे तो होना नहीं हमारे देश में और होना भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर ऐसा हुआ कि किसी भी पार्टी के किसी नेता के परिवार पर उन्होंने हमला कर दिया, किसी ने हमला कर दिया, तब भी आप कहेंगे कि जैन जी को उस कैटेगरी में नहीं डाल सकते, जैसा कि नेपाल में कुछ लोगों के जरिए हुआ, कुछ लोगों के उकसावे में हुआ, भड़काने से हुआ, या उनको माध्यम बनाया गया? किसी के भड़काने से कोई भड़कता नहीं है। अगर यह सरकार उनके हक की बात नहीं करेगी, इस देश के लोकतंत्र को खत्म करेगी, तो उसका जिम्मेदार कोई राहुल गांधी या कोई विरोधी पार्टी नहीं रहेगी। यही तो बात है ना सर, यही तो बात है, फिर तुलना नहीं हो सकती ना, उस जैन जी वर्ड की तो तुलना हो ही नहीं सकती। भारत का युवा अपनी लड़ाई पहले भी लड़ता था, उसके लिए किसी पार्टी को, उसके पार्टी के नेता को अपील करने की जरूरत नहीं है, वो चाहे राहुल गांधी हो या किसी और पार्टी के नेता हो। मेरा सीधा सवाल है, अगर परिस्थितियां वैसी होती है, हमने अभी रिसेंटली एक आंदोलन देखा था, 10-11 साल पहले एक आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन में बहुत कुछ चीजें निकली, बहुत तरीके की बातें कही गई, उसका क्या नतीजा था नहीं था उसको पर मैं नहीं जाता, लेकिन जैन जी को भड़काने या अपील करने पर अगर हम बहस कर रहे हैं तो उसकी तुलना कम से कम नेपाल वाले प्रकरण से तो ना करें, क्योंकि वहां की परिस्थितियां अलग थी और वहां पर तमाम पॉलिटिकल पार्टी और नेताओं, खासतौर से नेताओं से जो सत्ता में थे या पहले सत्ता में रहे, उनसे नाराजगी थी। वहां पर मुद्दा भ्रष्टाचार था। 11 साल में भ्रष्टाचार का कौन सा बड़ा मुद्दा आप उठा पाए हैं? मैं विपक्ष के नेता के तौर पर पूछना चाहता हूं कि उसे कितना एस्टेब्लिश किया? कम से कम बीजेपी जब विपक्ष में रहती है तो मुद्दे तो एस्टैब्लिश कर पाती है। ये बीजेपी कहती है हमारा पक्ष है। आकाश जी का कहना है कि भाई जैन जी को हम उस तरीके से ना देखें और देखना भी नहीं चाहिए, लेकिन जैन जी के जरिए अगर राहुल गांधी उम्मीद कर रहे हैं तो उस उम्मीद पर बीजेपी को आपत्ति क्या है? हो गया आकाश भाई हो गया। जवाब ले लेते हैं, आलोक वंशी जवाब लेते हैं। आलोक जी, आकाश का कहना है कि भाई जैन जी को जो राहुल गांधी ने अपील किया, उस अपील को आप दूसरे तरीके से देखिए, उस अपील को आप ऐसे देखिए कि वो युवाओं से ये कह रहे हैं कि देश में सब कुछ ठीक नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी निष्क्रिय हो गई हैं, उनके एटम बम फोड़ने, हाइड्रोजन बम फोड़ने या फिर से आएगा फूटेगा उससे कुछ नहीं हो पाया, इसलिए आप आगे आइए। ये माने या ना माने? आलोक वत्स, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, बोलिए।
मेरा ये कहना है अतुल जी कि जब पिछली बार इस देश में स्टूडेंट आंदोलन हुआ था तो उसके पीछे एक जयप्रकाश जैसा व्यक्तित्व था। आज राहुल गांधी जयप्रकाश के आसपास भी का भी व्यक्तित्व नहीं रखते हैं। इसके लिए इनके द्वारा जो ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि देश के युवाओं को भड़का के शायद ये सत्ता में आ जाए, तो ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने के अलावा कुछ नहीं है। इस चीज को जान लीजिए आप। और कभी भी यहाँ की लोकतांत्रिक व्यवस्था जिस तरीके की है उसमें इस तरीके का नैरेटिव सेट करके राहुल गांधी को कभी भी सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है। ये निश्चित तौर पे ये बात मान के चलिए। और ये कौन सी बात उठा रहे हैं, कौन सा हक की बात कर रहे हैं, कहां के युवाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, क्या मुद्दा है इनका? इसका मतलब ये नाकाम। अब आप बीच में मत बोलिए, रोजगार नहीं मिल रहा, इसका मतलब देश के किसानों को अपना एमएसपी का मूल्य नहीं मिल रहा। आप बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए। देश की महिला सुरक्षित नहीं है। मैंने कहा ना, एक मिनट बीच में मत बोलिए। नहीं, ये बीच में बोलने से आपको कुछ नहीं प्राप्त होने वाला है। इस देश में वोट चोरी हो रही है। इस देश के अंदर कानून और व्यवस्था पूरी तरीके से ठप हो गई है। इस देश का चुनाव पूरी तरीके से चुनावी प्रक्रिया को बर्बाद कर चुका है। आज ही नहीं बोलेगा विपक्ष और इस देश का युवा तो कब बोलेगा? बस जी, मेरा सवाल है आपसे। ठीक है, अब आपने बीच में बोल दिया ना, मैं भी आपके बीच में बोलूंगा तो बुरा मत मानिएगा। बिल्कुल नहीं मानूंगा, आप मेरे परम आदरणीय है, मित्र है। अब आप मेरी बात सुनिए। राहुल गांधी जी ने कहा कि देश बिक गया है। आपने कहा कहां पर देश बिक गया है? कौन सी देश जगह बिक गया है बताइए? यहाँ का युवा, आप अपने टर्न में बोलिए प्लीज। महाराष्ट्र के अंदर आधी बम्बई नहीं बेच दी। आज जितने भी साधन है हिंदुस्तान के अंदर वो अदानी को नहीं दे दिए गए। आप बस बोलिए, मानिए। अरे पूरा अदानी मोदी है और मोदी ने इस देश को लूट लिया है। बस अगर मोदी ने इस देश को लूट लिया है तो 3,82 अरब डॉलर का 55 साल में कांग्रेस ने घोटाला किया, जिसके कारण आपको देश की जनता ने पदच्युत कर दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। यहाँ के लोगों को जन कल्याणकारी कार्यों से प्रभावित करने का काम किया है। 100% उनको लाभ मिल रहा है। देश की जनता उनके साथ खड़ी है। आज विश्व में और भारत में वो सबसे लोकप्रिय नेता में गिने जा रहे हैं। 79% लोगों की पसंद है। राहुल गांधी 12% लोगों की पसंद है। इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? मैंने आपसे कहा ना, राहुल गांधी 12% लोगों की पसंद है। वो नरेंद्र मोदी 79% लोगों की पसंद है। कोई तुलना नहीं है आप में राहुल गांधी में और उनमें। तो मिलों का अंतर है। चुनावों के जरिए अपने फर्जी वोट के जरिए 100% भी मोदी जी के समर्थक बना सकते हैं। मैंने कहा ना, फर्जी वोट की बात आप सिर्फ टेलीविजन पर और सड़कों पर करते हैं। जब हलफनामा दिए जाने की बात आती है तो भाग जाते हैं। आप कोर्ट में क्यों नहीं सबूत कर सकते हैं? हिंदुस्तान के सामने राहुल गांधी जी ने अगर आप खुले तौर पे कहा तो कोर्ट में सड़कों पर चिल्लाने से राहुल गांधी चौकीदार चोर है, बहुत सड़कों पर चिल्लाए और जाके सुप्रीम कोर्ट में हाथ जोड़ के माफी मांगे। नरेंद्र सरेंडर क्या हुआ उसका? क्या हुआ उसका? आप गलत बयान। आज आप SIR के मुद्दे पे हैं। SIR के मुद्दे पर आपने बिहार में 1300 किलोमीटर का आंदोलन किया। क्या मिला उससे आपको? क्या मिला उससे आपको? राजद के लोगों को लेके आप भीड़ में थे और